अब हम पार्लियामेंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले तो पार्लियामेंट है क्या चीज? देखिए, पार्लियामेंट में ना सिर्फ लोकसभा आएगी, ना सिर्फ लोकसभा बल्कि राज्यसभा और साथ साथ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भी हमारे पार्लियामेंट का पार्ट है। लोकसभा बायकैमरल है, यानी कि दो हाउसेज हैं, लोकसभा एंड राज्यसभा। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट के जब तक साइन नहीं होंगे बिल पर तब तक वो एक्ट ही नहीं बनेगा। लोकसभा में चाहे बिल इंट्रोड्यूस हो, चाहे राज्यसभा में, डिपेंडिंग ऑन व्हाट काइंड ऑफ बिल इट इज, जब तक प्रेसिडेंट उस बिल पे साइन नहीं कर देंगे, अपना असेंट नहीं दे देंगे, तब तक वो एक्ट ही नहीं बनेगा। तो हमारे जो प्रेसिडेंट है, ही इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, लेकिन वो मेंबर नहीं होते किसी भी हाउस के, ठीक है ना? ही वो वहां पे बैठते हैं कि वहां पे हर सेशन में वो बैठ रहे हैं, किसी भी सिटिंग में बैठ रहे हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन उनके पास बहुत इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। देखिए, वो सम्मान करते हैं पार्लियामेंट के सेशन को, प्रोरोग कर सकते हैं, इवन डिसॉल्व कर सकते हैं। वो हमने पहले पढ़ा है कि किस बेसिस पे वो डिसॉल्व कर सकते हैं लोकसभा को। तो ये सब है। और पार्लियामेंट हमारा सुप्रीम लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ इंडिया। हमारा जो लेजिस्लेचर है और हमारा जो एग्जीक्यूटिव है वो इंटरडिपेंडेंट है। देखिए ना, प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। प्रेसिडेंट इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। राज्यसभा और लोकसभा, ये जो हिंदी के नेम है, ये 1954 में अडॉप्ट किए थे हमारे पार्लियामेंट ने। 1954 में राज्यसभा एंड लोकसभा। लोकसभा जो है हमारा लोअर हाउस, इसको पॉपुलर हाउस भी कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहा जाता है। राज्यसभा जो है हमारा, इसको अपर हाउस भी कहा जाता है। सेकंड चैम्बर, हाउस ऑफ एल्डर्स, ठीक है, हाउस ऑफ एल्डर्स कहा जाता है राज्यसभा को। सेकंड हाउस इसको कहा जाता है। लोकसभा को पॉपुलर हाउस कहा जाता है, लोअर हाउस भी कहा जाता है। तो दोबारा से देख लेते हैं कि प्रेसिडेंट जो है पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट होते हैं। अब देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आते हैं कि इसकी कॉम्पोजिशन की बात करते हैं दोनों हाउसेस की। तो सबसे पहले हम लोकसभा की बात करेंगे, ठीक है, हाउस ऑफ द पीपल। मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है 552 है, लेकिन अब तो 550 ही है, ठीक है। पहले 552 होती थी, हर जगह आप देखेंगे 552 होती है, बट अब वो 550 ही है। उसका रीजन भी हम देखेंगे, जिसमें से 530 जो है स्टेट से होते हैं। 530 जो होते हैं स्टेट से होते हैं। 20 जो होते हैं वो यूटी से हो सकते हैं। एक्चुअली में यूटी से कैसे डिसाइड हुआ? पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने पावर दी थी कि यू कैन चूज द मैनर, किस तरह से यूनियन टेरिटरीज की रिप्रेजेंटेशन होगी लोकसभा में। पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन ने ही पावर दी थी कि पार्लियामेंट कैन डिसाइड कि यूटीज को किस तरह से रिप्रेजेंट होना है लोकसभा में। तो उसी के तहत पार्लियामेंट ने एक एक्ट पास किया था, यूनियन टेरिटरीज डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल 1965 एक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है, यूनियन टेरिटरी डायरेक्ट इलेक्शन टू द हाउस ऑफ पीपल एक्ट। इसके तहत ही ये हुआ था कि 20 पीपल तक, 20 जो है रिप्रेजेंटेटिव्स तक यूटीज में ले सकते हैं। और उससे पहले ये भी था कि दो लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। किन दो लोगों को? जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हो। आपने हमेशा अपने स्कूल की अगर बुक्स भी आपको याद हो, उसमें पहले आप पढ़ते थे कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के 2 मेंबर्स को प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। लेकिन ये प्रोविजन 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 का था, इंप्लीमेंट 2020 में हुआ था। 104th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2020 से ये जो एंग्लो इंडियन वाली जो बात है, ये अब नहीं लागू होती। तो यानी कि 550 मेंबर्स को ही मैक्सिमम किया जा सकता है। करंट स्ट्रेंथ 543 है। 543 कैसे है? 19 लोग तो हैं यूटीज से, 19 लोग हैं यूटीज से, और 524 लोग हैं स्टेट से। 524 लोग जो हैं रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो स्टेट से हैं, एंड 19 लोग यूटी से हैं, ठीक है। कितनी यूटीज है हमारी? 8 यूटीज है हमारी। वी हैव 8 यूनियन टेरिटरीज। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव को मर्ज कर दिया गया था ईयर 2020 में, ठीक है। दादर एंड नगर हवेली एंड दमन दीव को 2020 में, 26 जनवरी 2020 को फोर्स में आ गया था। 19 में 2019 लेट में एक्ट पास हो गया था, बिल पास हो गया था, पार्लियामेंट ने किया था। तो अभी 8 है। ऊपर से स्टार्ट करेंगे मैप पे से, तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, देन चंडीगढ़, देन दिल्ली, देन यू हैव दादरा नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जो कि एक ही है। फिर पुडुचेरी है, अंडमान निकोबार आइलैंड्स एंड लक्षद्वीप आइलैंड्स। तो वी हैव 8। एंड इसमें से सबसे ज्यादा किसके पास है? इन यूनियन टेरिटरीज में सबसे ज्यादा किसके पास है?
दिल्ली के पास है, ठीक है, एनसीटी ऑफ दिल्ली के पास 7 है, जम्मू कश्मीर के पास 5 है, ठीक है, जम्मू कश्मीर के पास 5 है, मैक्सिमम इन्हीं के पास है। दादर एंड नगर हवेली के पास पहले एक थी, दमन एंड दीव के पास पहले एक थी, लेकिन अब क्योंकि ये एक ही बन गई है, दादर एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव, ये एक ही बन गई है, तो अब इनके पास मिला के 2 हैं, एक एक दोनों को मिला के, इनकी एरिया को चेंज नहीं किया, सिर्फ मर्ज किया गया दोनों यूनियन टेरिटरीज को। तो सबसे ज्यादा दिल्ली के पास है, फिर जेएनके के पास है, और दादर एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव को मिला के 2, एंड बाकी सबके पास फिर एक एक है, तो उसकी वजह से टोटल 19 हो जाएंगी। तो 543 इलेक्टेड मेंबर्स हैं अभी जो है हमारे पास, जिनमें से 19 यूटीज के हैं, 8 यूटीज हैं, 524 स्टेट्स के हैं। अब बहुत इंपॉर्टेंट हम बात करते हैं, ये तो हो गया फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि 20 तक ले सकते हैं यूटी से, बाकी 530 ले सकते हैं वहां से, 2 की जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी वाली बात अब खत्म हो गई है 104th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से। अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है सिस्टम ऑफ इलेक्शंस टू द लोकसभा। इसको हम बहुत डिटेल में समझते हैं, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक पॉइंट है कि किस तरह से इलेक्शंस जो होते हैं उनका कहानी क्या है। तो सबसे पहली तो बात है, एक तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी है, ठीक है, ये ऊपर भी मैंने लिखा है यहाँ पे, ठीक है, मेंबर्स आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल थ्रू यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, 18+ है, प्रोवाइडेड आपको किसी भी एक्ट के तहत या कॉन्स्टिट्यूशन ने के किसी प्रोविजन के तहत आपको डिस्क्वालीफाई ना किया हो वोट देने के लिए, आप 18 ईयर से अबव हो तो आप वोट कर सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीजों की। पहला है टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फंडा। टेरिटोरियल मतलब पता चल रहा एरिया से रिलेटेड है, राइट, एरिया से रिलेटेड है, तो इसका मतलब क्या है कि हर स्टेट को, ठीक है, हर स्टेट को किसमें डिवाइड कर दिया जाता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। ओके, किस में डिवाइड कर दिया जाता है, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है, ताकि डायरेक्ट इलेक्शन हो सके लोकसभा के, ठीक है, क्योंकि हमने देखा डायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं बाय पीपल। लेकिन अब ऐसा ना हो कि स्टेट के किसी स्टेट के पास तो बहुत ज्यादा है, किसी स्टेट के पास बहुत कम है, जबकि उनके या सबके पास सेम है, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि सबकी पॉपुलेशन अलग है, क्योंकि सबकी पॉपुलेशन अलग है हर स्टेट की, तो उसका भी ध्यान रखा जाना चाहिए। तो क्या कहा गया कि किस तरह से सीट्स को एलोकेट किया जाए, हर एक स्टेट को, मान लो कि एक स्टेट है, उसको छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट रखा है ना, छोटी छोटी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बांट रखा है लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। लेकिन ये कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटेगा कोई स्टेट कितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में बटेगी, वो कैसे डिसाइड होगा, वो डिसाइड होगा उसकी एक तो पॉपुलेशन के बेसिस पे। कोशिश ये क्या की जाती है कि एक तो जो पॉपुलेशन है स्टेट की, उसको जितनी सीट्स दी जा रही हैं, जितनी उसको सीट्स दी जा रही हैं, और उसकी जो पॉपुलेशन है उनकी जो रेशियो है वो स्टेट वाइज ऑलमोस्ट सेम हो, ठीक है, डिफरेंट स्टेट्स, एक स्टेट है ए, एक स्टेट है बी, एक स्टेट है सी, एक स्टेट है डी, तो इनकी जो ये रेशियो होगी, रेशियो की बात कर रहे हैं हम, देखो, ठीक है, रेशियो आपको पता है, जैसे 1/2 इज इक्वल टू 2/4 इज इक्वल टू 3/6 इज इक्वल टू 4/8, ठीक है, ये सारी की सारी रेशियोज तो सेम है, ठीक है, लेकिन इनकी वैल्यूज अलग है। तो इसी तरह से क्या कहा गया कि अगर डिफरेंट स्टेट्स में जो रेशियो है सीट्स की और पॉपुलेशन की वो सेम रहनी चाहिए, प्लस कॉन्स्टिट्यूएंसी एक स्टेट के अंदर भी अगर एक स्टेट इस तरह से है, अगर एक ये स्टेट है और उसमें मान लो ये 4 कॉन्स्टिट्यूएंसी हैं, उनमें भी जो यूनिफॉर्मिटी है वो भी रहे, ठीक है, कि उनकी जो यूनिफॉर्मिटी है वो भी रहे, कि जो पॉपुलेशन है हर कॉन्स्टिट्यूएंसी की और जो उस कॉन्स्टिट्यूएंसी को सीट दी जा रही है वो भी थ्रू आउट द स्टेट सेम हो, और ये एक ही सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है। ये भी इंपॉर्टेंट है, बात याद रखना कि इट इज अ हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसी होती है, वहां से एक ही इंसान जीतता है, और उसको वही बोलते हैं कि जिसको मेजोरिटी मिल गई। ऐसा नहीं है कि मतलब किसको कितने मिले, चाहे किसी को मान लो सिर्फ 20% 30% वोट भी मिले, लेकिन उसको सबसे ज्यादा मिले तो वो जीत जाएगा, ठीक है, चाहे उसको कम वोट्स मिले हैं बट उसको सबसे ज्यादा वोट अगर मिले हैं तो वो जीत जाता है, जबकि ये रिप्रेजेंटेटिव तरीका नहीं हो सकता, बहुत सारे माइनॉरिटीज उसमें रिप्रेजेंट भी ना होती हो, तो ये चीज है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस, ठीक है, हमारी कंट्री में हर 10 साल के बाद सेंसस करवाया जाना होता है। अभी लेटेस्ट जो है 2021 में करवाना था, बट कोविड की वजह से वो डिले हो गया है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हर
सेंसस के बाद एक रीएडजस्टमेंट की जाएगी। किस चीज़ की? कि एक पर्टिकुलर स्टेट को कितनी सीट्स मिलेंगी लोकसभा में? एक पर्टिकुलर स्टेट को ए, बी, सी, डी मतलब हम सारी स्टेट्स की यहाँ तो बात कर रहे हैं, तो डिफरेंट स्टेट्स को लोकसभा में कितनी सीट्स मिल जाएँगी वो और हर स्टेट में कितनी टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ होंगी? क्योंकि जब आपने सेंसस हुआ, तो पॉपुलेशन चेंज हो गई स्टेट की। ऐसे ही कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज़ भी हो सकता है चेंज हो गई हो। तो सीट्स भी चेंज होनी चाहिए लोकसभा में स्टेट्स की और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ को भी रीड्रॉ करना पड़ सकता है। तो ये बात थी। लेकिन एक और प्रॉब्लम थी, ऐसे तो फिर जो स्टेट्स हैं जहाँ पे ऑलरेडी ज़्यादा पॉपुलेशन है, वो तो कभी कोशिश ही नहीं करेंगे कि वहाँ पे पॉपुलेशन कंट्रोल हो, राइट? तो फिर बहुत सारी चीज़ें थी कि इसको किस तरह से किया जाए। फिर हम देखते हैं हम डिफरेंट अमेंडमेंट्स एक्ट ने इस बारे में क्या कहा। एक तो अगर जब भी इस तरह का कुछ होता है तो एक कमीशन बनाया जाता है जिसको बोलते हैं डीलिमिटेशन कमीशन, उसको बाउंड्री कमीशन भी कहा जाता है और वो पार्लियामेंट ही बनाता है, ठीक है? पार्लियामेंट ही बनाता है। अभी तक 4 बार बना है वो 1952 में, 1962, 63 उसको इस तरह से कहा जाता है। इसी तरह से 1972, 73 में एक बना था और एक 2002 में बना था, 2002 में। ओके। अब इन्होंने क्या किया, कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन ने तो क्या कहा था? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा था हर सेंसस के बाद आप रीऑर्गेनाइज कर दो, ठीक है? लेकिन जैसा मैंने अभी आपको बताया कि फिर यही हुआ था कि आप किस तरह से पॉपुलेशन को कंट्रोल करेंगे। पहले तो क्या हुआ, इसमें कई कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आए थे। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जो हमारा 1976 का था, उसने क्या कहा, उसने एलोकेशन जो थी सीट्स की लोकसभा में, उसको फ्रीज कर दिया। ठीक है, 2000 तक किया था। 1971 सेंसस पे इतना इंपॉर्टेंट आपको याद करना नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आपको पता हो तो अच्छा है। ईयर 2000 तक उन्होंने उसको फ्रीज कर दिया था 1971 के सेंसस के बेसिस पे। फिर 84th, इससे डबल कर लो, 42nd से डबल कर दो, 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2001 का। ये 2000 तक है ना, तो उससे अगले साल 2001 ने फिर इसी बैन को और 25 साल के लिए बढ़ा दिया। कब तक? यानी कि 2026 तक के लिए बढ़ा दिया। लेकिन उन्होंने ये बोला कि आप रीएडजस्टमेंट कर सकते हो, रैशनलाइजेशन कर सकते हो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज की 1991 के सेंसस पे के बेसिस पे, लेकिन टोटल सीट्स नहीं चेंज होंगी, ठीक है? फिर 82nd अमेंडमेंट एक्ट आया, उसके बाद आया 87th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया 2003 का। इन्होंने बोला 1991 की जगह ना अगला सेंसस ले लो, 2001 का सेंसस ले लो, ठीक है? लेकिन टोटल सीट्स जो एलोकेटेड है वो नहीं चेंज होंगी, वो चेंज नहीं होंगी। अब मोटी जो बात है, वो बात क्या है? जो मोटी जो बात है वो ये है कि अभी 2026 तक 2026 तक ईयर 2026 तक जो सीट्स हैं लोकसभा में डिफरेंट स्टेट्स को, वो तो फिक्स है किस पे? 1971 के सेंसस के बेसिस पे। और जो डीलिमिटेशन है स्टेट्स की, डीलिमिटेशन क्या होता है कि स्टेट्स का जो एरिया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज का, उनको चेंज कर दिया डिपेंडिंग ऑन दी की पॉपुलेशन में कितना चेंज है एंड ऑल दैट, तो वो डीलिमिटेशन कर दिया, रीड्रॉ कर दी बाउंड्री। वो 2001 के वो 2001 के सेंसस पे फ्रीज है। डीलिमिटेशन जो है 2026 तक ही फ्रोजन है वो भी, लेकिन 2001 के सेंसस पे। जबकि जो एलोकेशन ऑफ सीट्स है टू लोकसभा, ये है एलोकेशन ऑफ सीट्स के लिए जो है वो 1971 के बेसिस पे ही फ्रोजन है। और जो डीलिमिटेशन है, डीलिमिटेशन वाली जो बात है, वो जो है वो 2001 के सेंसस के बेसिस पे फ्रोजन है। तो ये बात हुई। अच्छा, जो जब डीलिमिटेशन कमीशन बनता है तो उसको एससी एसटी के लिए भी रिजर्वेशन करनी होती है, ठीक है? उसमें चेंजेस भी हो सकते हैं ऑब्वियसली, अगर डीलिमिटेशन कुछ होगा। अभी देखते हैं, अब जब नया सेंसस होगा तो हो सकता है लोकसभा राज्यसभा की टोटल सीट्स ही बढ़ जाए, ठीक है? या ये भी हो सकता है कि उन्हीं सीट्स में नंबर ऑफ सीट्स जो डिफरेंट स्टेट्स की है वो चेंज हो जाए। लेकिन इसके लिए बड़े सारी दिक्कतें हैं। अब साउथ सदर्न स्टेट्स कहती हैं कि हमारा रिप्रेजेंटेशन कम रहता है, लोकसभा में, बिकॉज लो पॉपुलेशन है वहां पे कंपैरेटिवली नॉर्दर्न स्टेट्स के हिसाब से। अब यूपी की काफी सीट्स हैं लोकसभा में, ठीक है? पॉपुलेशन ज्यादा है यूपी बिहार में, तो ये सब इसलिए यूपी हमेशा लोकसभा इलेक्शन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, स्टेट्स लाइक यूपी। ओके, तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का फंडा है एक तो, जिसमें कि टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, सिंगल मेंबर कॉन्स्टिट्यूएंसीज होती हैं,
और फिर उसमें इंपॉर्टेंट बात यही है कि एलोकेशन ऑफ सीट्स जो है वो 1971 के सेंसस के बेसिस पे फ्रोजन है टिल 2026 एंड जो डिलिमिटेशन है वो 2026 तक फ्रोजन है ऑन द बेसिस ऑफ 2001 सेंसस। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अच्छा SC ST की रिजर्वेशन की भी बात हमने कर ली है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ कहता है कि लोकसभा में रिस्पेक्टिव पॉपुलेशन के हिसाब से एससीज एंड एसटीज की भी जो है वो रिजर्वेशन होनी चाहिए। ठीक है, तो आप कभी अगर लिस्ट देखें, आप इंटरनेट पे टाइप करिए कि लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज 543 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, तो आप सारी की सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज की जब आप लिस्ट देखेंगे तो उसमें क्लियरली बताया होता है कि हाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है रिजर्व्ड है फॉर SC या ST। ठीक है, और जो नहीं है रिजर्व वो भी बताया जाता है, और SC ST जनरल सीट से भी लड़ सकते हैं, ऐसा उनको कोई मनाही नहीं है। एंड SC ST सीट के लिए इलेक्टोरल कॉलेज वही है जो सबके लिए है, ऐसा नहीं है कि SC ST के लिए सिर्फ माइनॉरिटीज ही वोट देंगी, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो ये एक इंपॉर्टेंट बात हो गई है, जितने भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में वोटर्स होंगे वो सारे के सारे, चाहे वो सीट SC की हो, चाहे ST की हो, चाहे जनरल की हो, सारे के सारे वोटर्स उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में उनके लिए वोट देंगे। अब हम बात करते हैं राज्यसभा की। राज्यसभा जो कि काउंसिल ऑफ स्टेट्स जिसको बोलते हैं, अपर हाउस बोलते हैं, अब उसकी बात करते हैं। इसमें क्या है, इसमें जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है वो है 250 मेंबर्स की। वो कितने मेंबर्स की है? 250 मेंबर्स की। 238 तो उसमें से स्टेट्स एंड यूटीज के होते हैं, 238 तो स्टेट्स एंड यूटीज के होते हैं, 12 जो हैं वो प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं। पहले जो स्टेट्स और यूटीज के हैं इसके लिए क्या तरीका है, ये देखिए, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, जो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज होंगी, उसके जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, उनके भी जो इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो वोट डालते हैं राज्यसभा के मेंबर्स के लिए। और जैसे प्रेसिडेंट वाले इलेक्शन में भी आपने पढ़ा था प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, वही है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। उसमें लेकिन उनको एक पूरी लिस्ट दे दी जाती है जितने भी उनके यहाँ से स्टेट के यहाँ से जाने होते हैं। तो आपके लिए बस याद रखना इतना इंपॉर्टेंट है कि इलेक्टेड मेंबर्स ही जो है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के वो वोट डालते हैं प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन में सिंगल ट्रांसफरेबल वोट से। और कितनी सीट्स किस स्टेट को मिलेंगी वो भी किस पे डिपेंड करता है, वो भी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है। कितनी सीट्स मिलेंगी राज्यसभा में डिफरेंट स्टेट्स को, वो भी डिपेंड करता है पॉपुलेशन पे। ठीक है, यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, ये तो हो गया कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। अब यूनियन टेरिटरीज की बात करते हैं, तो कहते हैं जो यूनियन टेरिटरी भी जो राज्यसभा में, वो भी इसमें एक तो आपको याद रखना कि दिल्ली और पुडुचेरी ही के पास राज्यसभा में सीट्स हैं, 3 विद दिल्ली एंड 1 विद पुडुचेरी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात हो गई। अच्छा, प्रेसिडेंट, ये भी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा जाता है। जो 12 मेंबर्स जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होंगे वो किस फील्ड में होंगे जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि किसी को भी कर दिया जी मुझे अच्छा लगता है तो चलो मैं इसको नॉमिनेट कर देता हूं, नहीं। आर्ट में, लिटरेचर में, साइंस में और सोशल सर्विस में। देखिए ये भी एक बड़ी चीजें, कॉन्स्टिट्यूशन में तो यही बोला है, आर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला है, आर्ट, लिटरेचर, साइंस, सोशल सर्विस। ठीक है, कई चीजें जो है ना वो बड़ी वेग होती हैं, जैसे सोशल सर्विस है तो आप लॉयर को भी कर सकते हो कि भाई वो सोशल सर्विस कर रहा है। ठीक है, स्पोर्ट्स के बंदे को भी कर सकते हो। ठीक है, तो बहुत सारी इसमें चीजें हैं, तो बहुत सारे हमारे, हर बार आप इसमें भी नॉमिनेटेड मेंबर्स की लिस्ट देख सकते हो। ठीक है, जैसे सुधा मूर्ति जी को किया हुआ है। ठीक है, कई बार किसी प्रोमिनेंट लॉयर्स को कर दिया जाता है, स्पोर्ट्स पर्सन को भी कर दिया जाता है, एंड सो ऑन। तो अभी करंट स्ट्रेंथ जो है वो 245 मेंबर्स की है। एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये एक परमानेंट बॉडी है। लोकसभा जो है उसकी टर्म 5 इयर्स होती है, डेट ऑफ आफ्टर फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग अनलेस डिसॉल्व्ड। ठीक है, राज्यसभा एक परमानेंट बॉडी होती है। अब थोड़ा सा और देखते हैं आगे, लोकसभा का टेन्योर 5 इयर्स है अनलेस डिसॉल्व्ड, और ये 5 इयर्स कब से काउंट होता है? जब जनरल इलेक्शन हो गया उसके बाद जो उनकी पहली मीटिंग होती है तब से 5 इयर्स। ठीक है, उसके बाद वो डिसॉल्व हो जाता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि नेशनल इमरजेंसी के दौरान उसकी टर्म को, लोकसभा की टर्म को 1 ईयर एट अ टाइम, कितनी भी बार, 1 ईयर एट अ टाइम कितनी भी बार एक्सटेंड किया जा सकता है। लेकिन जब इमरजेंसी खत्म हो गई उसके 6 महीने के अंदर अंदर आपको फिर इलेक्शन फ्रेश करवाने होते हैं, क्योंकि 6 महीने के बाद वो एक्सटेंड नहीं होगा। फिर इमरजेंसी जिस दिन खत्म हुई उसके 6 महीने के अंदर अंदर फिर इलेक्शन कराने जरूरी है। ओके, राज्यसभा क्या बताया अभी आपको कि एक परमानेंट बॉडी है, राज्यसभा एक
परमानेंट बॉडी है, उसको डिसॉल्व नहीं किया जाता, ठीक है। 6 ईयर का टर्म है। ये पहले ये टर्म की जो बात है, ये पहले नहीं थी कि कितनी टर्म होनी चाहिए एंड ऑल दैट, लेकिन फिर बाद में ये हुआ कि इसकी भी एक टर्म होनी चाहिए। अब इसमें एक है क्या, कॉन्स्टिट्यूशन ने फिक्स नहीं की थी देखो टर्म, ऑफिस ऑफ द मेंबर ऑफ द राज्यसभा के पार्लियामेंट पे छोड़ दिया था। तो जो रोपा जिसको हम बोलते हैं, रोपा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, रोपा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 ने क्या कहा कि राज्यसभा के मेंबर्स की जो टर्म थी उसको 6 ईयर के लिए कर दिया, लेकिन क्योंकि ये एक साथ सबको सब नहीं हटाएंगे, क्या करते हैं हर 2 साल के बाद 1/3 मेंबर्स जो है रिटायर कर देते हैं और न्यू मेंबर्स को इलेक्ट कर लिया जाता है। तो इससे क्या है कि एट द सेम टाइम सारे मेंबर्स नहीं हट रहे, क्योंकि परमानेंट हाउस है ना, इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। तो वो जो है 6 साल तक ही रहेंगे जिस दिन से वो इलेक्ट हुए हैं, इनडायरेक्टली इलेक्शन ही चाहे सही, एंड एवरी 2 इयर्स 1/3 मेंबर्स जो होते हैं वो रिटायर कर जाते हैं। पहले बार जो था, फर्स्ट बैच जो था, ठीक है, जो सबसे पहला बैच था, उसमें तो लॉटरी निकाली थी कि कौन पहले रिटायर होगा, ठीक है, ये था। एंड प्रेसिडेंट के पास ये पावर है, ठीक है, कि वो ऑर्डर ऑफ रिटायरमेंट जो है उसके बारे में कोई पर्टिकुलर प्रोविजन बना सकते हैं, वो ऑर्डर ऑफ जो रिटायरमेंट होगा उसके बारे में कुछ भी वो डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट है, लोकसभा का भी बता दिया, नॉर्मल टर्म 5 ईयर होती है फ्रॉम द डेट ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग आफ्टर द जनरल इलेक्शन, एंड अनलेस ऑब्वियसली डिसॉल्व्ड अर्लियर बाय द प्रेसिडेंट ऑन द रिकमेंडेशंस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय पीएम। और ये सब बात हो गई है। और नेशनल इमरजेंसी के दौरान एट अ टाइम 1 ईयर, बट नंबर ऑफ टाइम्स कितनी भी बार उसको एक्सटेंड किया जा सकता है, ये चीज हो गई है।